जय हिंद बच्चों, प्री स्टूडेंट क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। ये बात आप सब लोग को मालूम है, जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम है कि हम 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही 5th पार्ट है, ठीक है। बाकी जो प्रीवियस 4 लेक्चर हैं इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। पिछले पार्ट में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताए थे जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बताए थे कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, कंबशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ तक कि जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज देखा गया था। हमारे पास जो एसिटिक एसिड होता है उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी गई थी। मतलब प्रीवियस लेक्चर रिएक्शन के रिकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट लेक्चर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का, ठीक है। और आज हम जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है इसी का कुछ अलग अलग फॉर्म होते हैं उसका चर्चा करेंगे। बहुत सारे जगह पे क्या किया जाता है कि जो इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, सबको मालूम है कि डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर, ये 3 कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। तो आज हम लोग ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की ही चर्चा करेंगे। तो होता क्या है ना कि बहुत जगह इस चीज को पहले ही बता दिया जाता है, जबकि हम इस चीज को लास्ट में कवर कर रहे हैं। क्यों लास्ट में कवर कर रहे हैं? क्योंकि ये बात सारे बच्चों को पता रहता है, एग्जाम में आता है तो घुमा फिरा के लिख लेते हैं, लेकिन जो रिएक्शंस हो तो उसमें घुमा फिरा के आप नहीं कर सकते, वो आपको याद होना ही होना चाहिए। यदि यूपीएससी नाम लिखने के लिए आ गया तो क्या आप घुमा फिरा के लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा क्या? नहीं, वहां घुमाना फिराना नहीं चलता है, ठीक है। वहां एग्जैक्ट आंसर चाहिए हमको। जबकि जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है इसमें आप कुछ बातें बना के भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको लास्ट में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वीडियो का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक। और ये बहुत ही आसान है, यदि आप 4 लेक्चर बढ़िया से देखे हैं तो समझिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कोई सवाल आपसे बोर्ड में फंसेगा नहीं, ठीक है। सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए अब हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की चर्चा करते हैं, ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमारा हेडिंग क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक। एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉप। एलोट्रॉप का मतलब ये ना कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसके डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं, उसी में से एक कार्बन है। कार्बन के भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म पाए जाते हैं, तो ये जो अलग अलग फॉर्म पाए जा रहे हैं उसी को एलोट्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। और कार्बन के लिए वो 3 फॉर्म कौन कौन से हैं? तो डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर फॉलरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं क्या कि द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो अलग अलग फॉर्म है जिसमें वो रहते हैं उसी को एलोट्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। और कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं? 3, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फॉलरेंस, ठीक है। अब इसमें से हम कुछ बातें आपको बता दें क्या कि यदि हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें ना तो ये बात सबको मालूम है, डायमंड और ग्रेफाइट है ना, इसकी खोज काफी पहले हो चुकी थी, जबकि जो ये बकमिंस्टर फॉलरेंस है इसकी खोज हाल ही में हुआ है, ये रिसेंटली इसको खोजा गया है, ठीक है। अब आप ही बताइए, जो काफी पहले खोजा गया था क्या उसके बारे में हम सब लोग सब कुछ पता नहीं होगा? अभी तक हमको सब कुछ पता हो चुका है। तो मतलब डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हमको अप्रॉक्सिमेट सारी चीजें पता हैं, लेकिन जो रिसेंटली सर्च किया गया है अभी भी इसके ऊपर सर्च चल रहा है। कुछ बातें पता है, कुछ बातें और साइंटिस्ट पता कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इन्हीं बातों को यहां लिखा गया है। देखिए सबसे पहली बात क्या लिखा गया है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 2 कॉमन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये बात हम जानते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट सबसे कॉमन एलोट्रॉप है, ठीक है। विच आर नोन अस फॉर सेंचुरीज, ये हमको बहुत साल पहले ही मालूम चल गया था, जबकि बकमिंस्टर फॉलरेंस इज द न्यू एलोट्रॉप। ये आपको लाइन दिखाई दे रहा है, न्यू एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। जो बकमिंस्टर है ये न्यू एलोट्रॉप है, ठीक है।
विच हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, ये अभी डिस्कवर किया गया है कुछ वर्ष पहले ही, ठीक है। अच्छा देखिए यहां पे भी क्या लिखा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर वेल नोन। अब जिसका खोज बहुत साल पहले ही हो गया उसके बारे में तो हम जान ही जाएंगे, है कि नहीं। बट लेकिन द प्रॉपर्टीज ऑफ बकमिंस्टर फॉरेंस आर स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, अभी भी इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, ठीक है। अच्छा कार्रवाई चलने का मतलब इसको ऐसा नहीं है कि आजकल जो ईडी कर रहा है वैसा कार्रवाई हो रहा है, ना ना, इस पे साइंटिस्ट इस पे खोज कर रहे हैं ना, आप ईडी नहीं समझ लीजिए कि ईडी इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा तीसरा पॉइंट ये है ना कि यदि कार्बन है तो उसको हीट किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलना तय है, ठीक है। कहने का मतलब ठीक उसी प्रकार है कि यदि किसी बच्चे को मारा जाएगा तो रोना उसका तय है कि नहीं। आप किसी बच्चे को मारिए रोएगा जरूर, वही हाल कार्बन के साथ है। यदि आप कार्बन को हीट करेंगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलना क्या है, कंफर्म है, ठीक है। अब यदि इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर में पास करेंगे ना, लाइम वाटर में पास करेंगे तो जो हमारा लाइम वाटर है ये मिल्की में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, मिल्की में, जो क्या बताता है, जो ये बताता है कि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए यही बात यहां लिखा हुआ है क्या कि ऑल द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बोर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम किसी भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, एंड द फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस इफ इट पास थ्रू द लाइम वाटर, यदि इसको लाइम वाटर से पास किए तो इट टर्न्स टू मिल्की, ये क्या करेगा, उसको मिल्की में चेंज कर देगा। इट शोज दैट ऑल द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेन कार्बन, इसका मतलब जितने भी ये कार्बन के फॉर्म पाए जा रहे हैं सबके अंदर क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने भाषा में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ 5 सेकंड का पॉज ले ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमसे कह रहे थे बच्चे कि सर आप टाइम नहीं देते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो आप पहले ध्यान से देख लीजिए, हम किनारे हट जा रहे हैं, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि आप इसका नोट्स बना रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके बड़ी आसानी से वहां से लिख सकते हैं, ठीक। अब हम स्पेशली बात करेंगे डायमंड के बारे में। किसके बारे में, डायमंड के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात डायमंड के बारे में ये कि ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होते हैं। कलरलेस होते हैं मतलब कि उनका कोई कलर नहीं होता है, पहली बात। दूसरी सबसे जबरदस्त बात कि हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, है ना, इनके अंदर की चमक ही इनको खास बना देती है, ठीक है। आज आप भी दुकान पे यदि कुछ लेने जा रहे हैं ना तो जो डायमंड की कीमत है कहीं ना कहीं सोने कंपेरिजन में ज्यादा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे खास उसके अंदर की चमक है जो उसको अलग बनाती है, तो इसकी जो चमक है बहुत जबरदस्त है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि ये थोड़ा सा भारी होते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, है ना। डायमंड इज क्विट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड। और चौथी बात क्या है, अब ये इतना हार्ड होते हैं ना कि इसको हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है, ये अब ये समझ लीजिए कि इनसे ज्यादा हार्ड नेचर में कुछ है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस भी कौन है, डायमंड ही है, ठीक है। और चौथी सबसे खास बात आपको ये याद रखना है कि डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब डायमंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर पाता है, इसका रीजन उसके स्ट्रक्चर से मालूम चलेगा, ठीक है। जब इसका भी स्ट्रक्चर बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आप यही याद कर लीजिए कि अभी हम आपको बताए हैं कि एक डायमंड होता है और एक ग्रेफाइट होता है, ठीक है। डायमंड में करंट फ्लो नहीं करता है जबकि ग्रेफाइट में करंट फ्लो करता है। ये एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। डायमंड में क्यों करंट नहीं फ्लो करता है ये भी उसके स्ट्रक्चर से ही मालूम चलेगा, और ग्रेफाइट में क्यों कर जाता है ये भी उसके स्ट्रक्चर से ही मालूम चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं,
स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात कर ले। इसको समझने से पहले हम कुछ खास बातें आपको बता दें डायमंड के बारे में। ध्यान, डायमंड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डायमंड हो, ग्रेफाइट हो या बकमिंस्टर हो, सब किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से। सब किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से। और एक बात हम जानते हैं कि यदि कार्बन है तो इसकी कितनी वैलेंसी होंगी? 4। कार्बन की कितनी वैलेंसी होंगी? 4। तो ग्रेफाइट के केस में क्या होता है ना कि जो कार्बन की चारों वैलेंसी होती है, ये कार्बन हो गया 1 2 3 और ये 4, तो कार्बन के चारों वैलेंसी किसी न किसी दूसरे कार्बन से ऐसे जुड़ी होती हैं। दिखाई दे रहा है? एक कार्बन का जो चारों बॉन्ड है ये किसी न किसी बॉन्ड से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। अब यदि इसको हम मिला देंगे ना, तो मिलाने के बाद एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये एक कार्बन क्या किया है? 4 कार्बन से जुड़ा है और ये सारे के सारे बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं। अब ये कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं जिसके कारण क्या होता है? ये इतना ना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण ये काफी हार्ड हो जाता है। बताया था ना कि सबसे हार्डेस्ट होता है। क्यों हार्डेस्ट होता है? इसके डिजाइनिंग के कारण। सारे के सारे कार्बन के सारे चारों बॉन्ड एक कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन के चारों सारे कार्बन से जुड़े हुए हैं, मतलब ये पूरा एक चैन बनाता चला जाता है, इसलिए हार्ड हो जाता है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो जाती है। डेंसिटी भी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। हार्डनेस, हार्ड तो है ही, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ही, जिसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों भी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अब इन्हीं सारी बातों को देखिए हम आपको दिखा देते हैं, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात क्या, पहले इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। देखिए ये जो लाल कलर का है ये कार्बन है, ये लाल कलर वाले क्या है? कार्बन है। इस कार्बन को देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड निकला है कि नहीं? अब ये 4 क्या है? ये जो चारों बॉन्ड है, ऊपर एक कार्बन से जुड़ा, ये वाला इससे जुड़ा, ये वाला इससे जुड़ा और ये वाला किससे जुड़ गया? इससे जुड़ गया। मतलब यहाँ कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है, ठीक है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। खैर ध्यान से देखिए सारी बातों को जो अभी हम समझाएं, वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि ईच कार्बन एटम इन द डायमंड क्रिस्टली इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम। दिखाई दे रहा है? यही बात हम आपको समझाएं कि सारे के सारे कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4, ठीक है। और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए द 4 surrounding carbon atom are at the 4 corner of regular tetrahedron। ये रेगुलर टेट्राहेड्रन आपको दिखाई दे रहा है, यही इसका शेप है। ये किस शेप के होते हैं? टेट्राहेड्रन शेप के होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? which are powerful bonded to one another form a network of covalent bond। ये दिखाई दे रहा है हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, जिसके कारण ये पूरा एक नेटवर्क बना देता है। और ये जो नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है जिसके कारण ये बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है, वेरी रिजिड। और रिजिड जब हो जाता है जिसके कारण क्या होता है? इसकी डेंसिटी हाई हो जाती है, और डेंसिटी हाई हो जाएगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो ऐसे ही हाई हो जाना है, ठीक है। तो ये हो गया डायमंड का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि आखिर डायमंड में करंट क्यों नहीं फ्लो हुआ। जरा आप जरा ध्यान से यहां देखिए, यहां आप ध्यान से देखिए, एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी है। देखिए एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी है। अब चारों का चारों कहीं ना कहीं लिंक है, कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी यहाँ पे फ्री है क्या? ये वाला अगले कार्बन से, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये किसी न किसी से लिंक है। लिंक होने के कारण यहाँ कोई बॉन्ड फ्री नहीं है, नो बॉन्ड फ्री। अब आप ही बताइए, जब बॉन्ड ही नहीं फ्री है तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे क्या? नो इलेक्ट्रॉन फ्री, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। अब इतना तो आपको मालूम होगा ही कि करंट फ्लो होने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना। यदि इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ नहीं, दैट्स द रीजन इन डायमंड करंट विल नॉट फ्लो।
ठीक है, यदि रीजन पूछता तो हमको यही लिखना होगा कि डायमंड में सारे के सारे चारों के चारों बॉन्ड किसी और अगले कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण यहाँ करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अब इन्हीं बातों को देखिए, हम आपको यहां समझा देते हैं। देखिए देखिए ना, डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आखिर डायमंड नॉन कंडक्टर क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का? तो ध्यान से देखिए, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बात हम जानते हैं। इन अ डायमंड क्रिस्टल ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए कार्बन के पास 4 है, कार्बन के पास 4 है, लेकिन ये चारों के चारों चार्ज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। एंड हेंस all the 4 valence electron of each carbon atom are used in forming the bond। यही बात हम बार बार समझा रहे हैं कि कार्बन के चारों जो बॉन्ड है ना, वो अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा। ठीक है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा तो करंट कहां से फ्लो होगा? देखिए यहाँ इस बात को हाईलाइट करके भी हम लिखे हैं क्या कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री नहीं है। दैट्स द रीजन इन डायमंड क्रिस्टल इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही कारण है कि डायमंड में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि डायमंड कैन बी मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक डायमंड। ये लाइन बस ये कह रहा है कि यदि आपको लैब में डायमंड बनाना है, आर्टिफिशियल डायमंड बनाना है, तो आप क्या करिए, प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे उसको रखिए, तो जो हमारा कार्बन है वो क्या हो जाएगा, डायमंड में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल होगा। कैसा होगा? आर्टिफिशियल होगा, सिंथेटिक होगा। ठीक, सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड, है ना। जो हमारे पास ये जो सिंथेटिक डायमंड होगा ये छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेचुरल डायमंड के कंपैरिजन में एकदम खराब दिखेगा, नहीं, दोनों एक ही जैसे दिखेंगे। ठीक है, जैसे नकली सोना असली सोना आम आदमी पहचान नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बनाने वाला इतना जबरदस्त बनाता है कि पहचान करना मुश्किल है। ठीक है, यदि इसकी पहचान करानी है तो वो किसी ना किसी सोनार की दुकान पे जाना ही होगा, वही बता पाएगा। वही हाल डायमंड के साथ भी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ डायमंड। भाई डायमंड की क्या क्या यूजेज है, तो बेहद आसान है। सबसे पहली बात कि इन ग्लास कटर, जो ग्लास को काटा जाता है ना, सबके घर में जंगला लगा होगा, है ना, जंगले में ग्लास लगाया जाता है। यदि आप कभी भी ग्लास वाली दुकान पे गए हो तो ऐसा नहीं काट देते हैं सब, उनके पास एक ऐसा औजार होता है जिसके आगे डायमंड लगा होता है, और डायमंड से एक बार स्क्रैच करते हैं तुरंत ग्लास कट हो जाता है। ठीक है, आप पैसे काटने जाएंगे तो मालूम चला कि जितने का ग्लास नहीं उतना तो आप पैसा लुटा दिए। पैसा लुटाने का मतलब आप जितनी बार काटेंगे उतनी बार फूट जाएगा, फिर नया ग्लास लाना पड़ेगा। ठीक है, और जितनी बार आप नया ग्लास लाएंगे उतनी बार पैसा लगना है। तो ये सब काम खुद ना करें घर पे, है ना, किसी मिस्त्री को बुलाएं, क्योंकि उसके पास स्पेशल कटर होता है जिसके अंदर डायमंड लगा होता है, जिसको ग्लास को क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक, तो पहला हो गया। देखिए ये आपको यहाँ फिगर ये दिखाई दे रहा है, ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये स्पेशल कटर है, इसके आगे यहाँ डायमंड लगा होता है जो ग्लास को काटने में काम आता है। ठीक है, दूसरा फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ये बात कौन नहीं जानता है, देखिए हीरे की तरह चमक रहा है। ठीक है, यदि ये शकला का बुम बुम वाला पेंसिल होता तो मैं इसे जैसे इसको बनाते तुरंत एक हीरे की अंगूठी बन जाती, और उसके बाद हम आप लोगों को दान कर देते हैं, है ना, और आप लोग उठते तो इनकम टैक्स में शिकायत कर देते हैं कि सर के पास केवल हीरा ही हीरा है। अच्छा हुआ कि नहीं है शकला बुम बुम वाला पेंसिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ शार्प डायमंड एंगेज नाइफ, है ना, इससे हम क्या करते हैं, कभी कभी नाइफ भी बना लेते हैं। ठीक है, जिसका इस्तेमाल कौन करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं बाई आई सर्जन टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आई, है ना, इसका इस्तेमाल सर्जन करते हैं ताकि आंखों से जब कैटरेक्ट की सर्जरी की जाए तो उसको सही से देखा जाए और सही से उसको ऑपरेट किया जा सके। और लास्ट है कि डायमंड स्टड सॉज एंड ड्रिल बिट, इसका इस्तेमाल कभी कभी किसमें किया जाता है, ड्रिल बिट में किया जाता है। देखिए यहाँ डायग्राम दिखाया है। ठीक, तो ये हो गया डायमंड। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं किसका, ग्रेफाइट का। तो ध्यान से देखिए, अब हमारे पास अगला आ गया ग्रेफाइट। यह है ग्रेफाइट।
ठीक है। यदि हम ग्रेफाइट की बात करें ना, तो डायमंड और ग्रेफाइट में अंतर क्या है कि डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना था, जबकि यहाँ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, वहां कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं ना, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, तो वहां चारों के चारों बॉन्ड किसी न किसी से कनेक्टेड था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक कार्बन केवल 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। यदि इस कार्बन को पकड़ो तो ये कार्बन एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा, 3 से जुड़ा, हर कार्बन 3 से जुड़ा है। मतलब यहाँ पे एक फ्री है, और एक फ्री होने के कारण यहाँ क्या फ्लो कर जाएगा, करंट, है ना। इसीलिए हम शुरू में बोले थे कि ग्रेफाइट में करंट फ्लो करता है, डायमंड में नहीं करता है। चलिए इसकी बातों को अब समझ लेते हैं हम कि द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड। अ ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम। ये कह रहा है कि यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था, जबकि ये लेयर वाइज होता है। लेयर बाय लेयर हेक्सागोनल रिंग होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड होती हैं, ठीक है। अब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बस आपको ये याद रखना है, हम आपको इंपॉर्टेंट यहाँ रिंग वो कर देते हैं कि ये हेक्सागोनल रिंग से मिलकर बनी होती हैं, जिसको एरे बोला जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या होती हैं, हेक्सागोनल रिंग होती हैं, उसको एरे बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा अंतर ये है कि कार्बन वाले में कोवैलेंट बॉन्ड बना था, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास वीक वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं। कौन सी फोर्सेज होती हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं, जबकि डायमंड में कैसा था, कोवैलेंट बॉन्ड था। अब ठीक, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ड्यू टू सीट लाइक स्ट्रक्चर ग्रेफाइट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस। डायमंड के कंपैरिजन में जो ग्रेफाइट होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। और इसके सॉफ्टनेस के कारण ही इसका इस्तेमाल ड्राई लुब्रिकेंट में किया जाता है, जो अलग अलग मशीनों के पार्ट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब कि डायमंड काफी हार्ड था, जबकि ग्रेफाइट के साथ ऐसा नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने के कारण इसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट के पर्पज से किया जाता है अलग अलग मशीनों में, ठीक। इसके अलावा और यही बात सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। क्या होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो ध्यान से देखिए, इट इज बिकॉज इन अ ग्रेफाइट क्रिस्टल ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू ओनली 3 कार्बन एटम। देखिए शुरुआत में ये बात बोले हैं कि सारे कितने एटम से जुड़े होते हैं, 3 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड। Thus, only the 3 valence electron of each carbon atom in a graphite are used bond. The 4th valence electron of each carbon atom is free. जो चौथा होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। अब यदि ये फ्री है तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट में करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां तक डायमंड देख लिए और ग्रेफाइट देख लिए। अब ग्रेफाइट का हम यूज देख लेते हैं कि इसका यूज कहां कहां किया जाता है। सबसे पहली बात कि ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने के कारण इसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट में किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसी कारण इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोड की तरह भी किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है, इलेक्ट्रोड की तरह। और सबसे खास बात, जो बचपन में आप लोग पेंसिल से लिखा करते थे, उस पेंसिल की जो आगे वाली लीड थी वो भी ग्रेफाइट ही थी, ठीक है। तो क्या बात आपको मालूम था कि आप कितना पेंसिल चबा गए, कितना पेंसिल एकदम स्टमक में पिघला गए, वो पेंसिल की लीड आम नहीं थी, वो कार्बन का ही एक एलोट्रॉप था जिसका नाम ग्रेफाइट था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे की तरफ, जिसका नाम क्या है, बकमिंस्टर फॉलरेंस, ठीक है। ये क्या, ये बात हमको मालूम है कि देखिए डायमंड क्या था, बहुत हार्ड था, ग्रेफाइट क्या था, बहुत सॉफ्ट था। ये दोनों के बीचों बीच का होता है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट, ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात आपको ये याद रखना होगा ना कि ये 60 कार्बन से मिलकर बना है, 60 कार्बन एटम से, ठीक है। देखिए हम पढ़ देते हैं कि बकमिंस्टर फॉलरेंस इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम, है ना, ज्वाइन टुगेदर
टू फॉर्म ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल। ये साठों के साठों जो कार्बन के एटम होते हैं एकदम स्फेरिकल शेप में जुड़े होते हैं। ध्यान से देखिए कैसे जुड़े हुए हैं। और जब इसको आप थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे ना तो ये आपको फुटबॉल स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं। किसकी तरह दिखाई देते हैं? फुटबॉल स्ट्रक्चर की तरह। तो डायमंड टेट्राहेड्रल था, है कि नहीं? ग्रेफाइट हमारा हेक्सागोनल रिंग किस तरह का था, जबकि ये फुटबॉल स्ट्रक्चर का है। सवाल पूछ दिया फुटबॉल स्ट्रक्चर कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप होता है? बहुत आसान, कौन सा? बकमिनिस्टर। ठीक है। दूसरा कि इट इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जब इसको आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो डार्क दिखाई देगा। ठीक है। तीसरी खास बात क्या है कि इट डिफर्स फ्रॉम द अदर टू एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये तो बात हम जानते हैं भाई कि जो बाकी दो डायमंड और ग्रेफाइट थे उससे क्या है, अंतर होता है। ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर जॉइंट मॉलिक्यूल which consist of unending network of carbon atom, but Buckminster Fullerene is very small molecule made up of only 60 carbon atom। ये लाइन बस ये कह रहा है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है ना उसमें क्या था कि कोई एंड पॉइंट नहीं था, वो एक लेयर बाय लेयर बनते जा रहे थे, एक चैन होता जा रहा था। जबकि बकमिनिस्टर में केवल 60 कार्बन होता है। 60 कार्बन मिलकर एक फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं, छोटा सा। ठीक है, वही बकमिनिस्टर है। ठीक। इसके अलावा ये पॉइंट देखिए, यही पॉइंट हम समझाएं क्या कि डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है, वेयर एज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बकमिनिस्टर फॉलरेंस इज नाइदर वेरी हार्ड नॉर सॉफ्ट। जबकि जो हमारा बकमिनिस्टर फॉलरेंस है ना ही ज्यादा हार्ड है, नहीं ज्यादा सॉफ्ट है, बीचों बीच का है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि बकमिनिस्टर फॉलरेंस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब अभी भी इस पे जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, खोज कर रहे हैं और इसके फीचर्स को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन समझ में आ गया होगा। तो ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। इसमें और एक बच जाता है सोप एंड डिटर्जेंट। यदि आपको सोप एंड डिटर्जेंट नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइएगा, उसको भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है। ये पिछले 2-3 साल से डिलीटेड था, इस साल या पिछले साल इसको ऐड किया गया है। ठीक है। बाकी यहां तक आपका ये चैप्टर एकदम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक। तो एक बार यहां तक आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसको लेकर टोटल 5 पार्ट हमारे इस चैप्टर के हैं और इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको सारे वीडियो के लेक्चर के लिंक दे देंगे, आप आसानी से जाके वहां सब देख लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।